हमने ऑनलाइन क्लासेस में इससे पूर्व 12वीं कक्षा का व्यवसाय अध्ययन का प्रथम पाठ का अध्ययन किया था। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन के ही दूसरे पाठ प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने देखा है कि कई भैयाओं ने ऑनलाइन क्लास ली और जो प्रश्न इस क्लास के बाद में उनसे पूछे जाते हैं उनका भी उन्होंने जवाब दिया। हम लोग चाहते हैं कि हम जो ये प्रयास भैयाओं के लिए कर रहे हैं, भैया भी हमारे इसमें भागीदार बने और जो गृह कार्य उनको दिया जाता है वो संबंधित आचार्य जी को वापस करके जरूर भेजें, जिससे हम मूल्यांकन कर सकें कि इस ऑनलाइन क्लास का आपको कितना फायदा हो रहा है। धन्यवाद। आज हम दूसरा पाठ है हमारा प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम प्रबंध प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। यह प्रारंभ से अंत तक किए जाने वाले कार्यों की एक सतत श्रृंखला है। इस श्रृंखला में कई चरण या कदम हैं जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक एवं उसके पश्चात भी अनवरत चलते रहना होता है। प्रारंभ में योजना बनाने से क्रियान्वयन तक, तत्पश्चात किए गए कार्य को मूल्यांकन करने तक की प्रक्रिया में प्रबंधक उद्देश्य निर्धारण, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण आदि कई प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करता है। इसे ही संयोजित या सामूहिक रूप से प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रबंध प्रतिरूप भी कहलाता है। स्टोनर के शब्दों में प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का तरीका है। प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं। प्रबंध कार्यों की निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध के सभी कार्य प्रबंधक द्वारा किए जाते हैं, अतः यह एक मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंध की क्रियाएं व्यक्तियों के आपसी संबंध पर निर्भर करती है, अतः प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंधक अपने प्रभाव को प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्ति का पूर्ण प्रयास करता है, अतः यह प्रभावोत्पादक एवं परिणाम प्रधान प्रक्रिया है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया के कार्य। प्रबंध प्रक्रिया के कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है इसके प्रमुख कार्य, जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय है। दूसरा है सहायक कार्य, जिसमें निर्णयन, नियुक्ति करना, नवप्रवर्तन या नवाचार, संप्रेषण, प्रतिनिधित्व शामिल है। नियोजन किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की रूपरेखा या चित्रण ही नियोजन है। नाइल्स के शब्दों में नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम कार्यपथ चुनाव करने एवं विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। गोइज के अनुसार नियोजन एक चयन प्रक्रिया है तथा नियोजन की समस्या जन्म कार्य के वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ होता है। नियोजन कार्य के प्रमुख घटक उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, प्राविधियाँ, रीतियाँ, नियम, कार्यक्रम, व्यूह रचना, प्रमाप या मापदंड, समय, बजट आदि हैं। दूसरा कार्य है संगठन। यह प्रबंध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कार्य है। उद्देश्य प्राप्ति हेतु जो आवश्यक क्रिया करनी होती है उनका निर्धारण करना, इन कार्यों का विभाजन करना, वर्गीकरण करना, उस कार्य को करने योग्य व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित करना, अधिकार व दायित्व तय करना, सभी कार्य करने वाले व्यक्तियों के आपसी संबंध निर्धारित करना,
समान कार्यों का विभागीकरण करना इत्यादि महत्वपूर्ण रचना प्रबंधक को करनी होती है। इसके लिए संगठन रचना का निर्माण किया जाता है। इससे ही संस्था के विभाग, विभागाधिकारी, अधिकारी, अधीनस्थ, संबंध, संप्रेषण, प्रारूप, नियंत्रण की विधि निर्धारित होती है। संस्था की सफलता एवं स्थायित्व उसके संगठन रचना व संगठन कार्य पर निर्भर करती है। निर्देशन: किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि अधिकतम सफलता या लक्ष्य प्राप्त हो सके, इसे ही निर्देशन कहा जाता है। अमेरिका की प्रमुख विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा ने निर्देशन के तुलनात्मक अध्ययन किया है, जो कि इन्होंने फिल्म देवदास पर किया है, जो कि 1935, 1955, 2002 व 2009 में एक ही नाम से बनने वाली फिल्म थी। संस्था में प्रबंधन निर्देशन का कार्य भी करता है। यह संगठन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेश निर्देश देता है, अभिप्रेरित करता है, नेतृत्व करता है तथा उनका पर्यवेक्षण करता है। वह निर्देशन के द्वारा कर्मचारियों एवं अधिकारियों का मार्गदर्शन करता है और इससे वह संगठन को अनुकूल बनाता है। उनमें संस्था के प्रति अपनत्व का भाव उत्पन्न करता है। निर्देशन के घटक अनुशासन, आदेश, निर्देश, अधिकारों का भारार्पण, संप्रेषण, अभिप्रेरण, नेतृत्व, पर्यवेक्षण इत्यादि। नियंत्रण: हेनरी फयोल के अनुसार नियंत्रण का आशय यह जांचने से है कि संस्था के सभी कार्य या योजनाएं दिए गए निर्देश एवं निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। नियंत्रण का उद्देश्य कार्य की त्रुटियों का पता लगाना है, जिससे यथासमय उसमें सुधार किया जा सके तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। नियंत्रण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व: प्रमाप का निर्धारण करना, कार्यों का मूल्यांकन व परिणाम विवरण तैयार करना, वास्तविक परिणामों का प्रमापों से तुलना कर विचलन ज्ञात करना तथा विचलनों के आधार पर संशोधन या सुधारात्मक कार्यवाही करना। समन्वय: संगठन में कर्मचारियों की क्रियाओं, कार्यविधियों, कार्यक्षमताओं व गुणों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, जिससे व्यक्तिगत व अंतर व्यक्ति संघर्ष की संभावना रहती है, किंतु प्रबंध इनके प्रयासों में एक रूपता एवं सामंजस्य उत्पन्न करता है और न्यूनतम लागत पर निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मैसी के अनुसार समन्वय अन्य प्रबंधकीय कार्यों के उचित क्रियान्वयन का परिणाम है। कुंज ओडोलेन ने कहा है कि समन्वय प्रबंध का सार है। सहायक कार्य: प्रबंध के प्रमुख कार्यों को संपन्न करने या सहायता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सहायक कार्य कहलाते हैं, जिनमें निर्णयन: यह किसी कार्य को करने या नहीं करने के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक श्रेष्ठ विकल्प के चयन की प्रक्रिया है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या के समाधान या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उच्च संभावित विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है। नियुक्ति करना: प्रबंधक संस्था में किए जाने वाले कार्यों के अनुरूप योग्य व्यक्ति का उचित पारिश्रमिक पर चयन कर नियुक्ति करता है। कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति तक के समस्त कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। यह प्रबंध में निरंतर चलते रहने वाला सहायक कार्य है। नवप्रवर्तन या नवाचार: नवप्रवर्तन उत्पादन के नए डिज़ाइन, नई उत्पादन पद्धति एवं विपणन की तकनीकी है। बदलते परिवेश में निरंतर उत्पाद विकास व शोध पर कार्य करते रहना प्रबंधक का कार्य है। नए बाजारों का सृजन या खोज करना, कच्ची सामग्री को सस्ती दर पर प्राप्त करना, नए आपूर्तिकर्ता खोजते रहना, नई तकनीक व मशीनें ढूंढना तथा योग्य प्रभावी व्यक्तियों को संगठन से जोड़ना, यह समस्त कार्य कुशल प्रबंधक निरंतर करता रहता है। संप्रेषण: प्रबंधक व कर्मचारियों के मध्य विचारों, तथ्यों, सूचनाओं एवं भावनाओं के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर संदेश, निर्देश, आदेश, सुझाव व सूचनाओं का प्रसारण है ताकि कर्मचारी कुशलतापूर्वक कार्य निष्पादित करे। प्रतिनिधित्व: प्रबंधक को व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाहरी घटक
तत्वों से संपर्क में रहना, उनसे अच्छे संबंध बनाना, वार्तालाप करना, उनके साथ विचार गोष्ठियाँ करना तथा संगठन हितों की सुरक्षा करना यह नितांत आवश्यक है। इसके लिए प्रबंधक संबंधित एसोसिएशन, दल या संघ में हिस्सा लेने के लिए संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। हेनरी मिंट्ज़बर्ग की प्रबंधकीय भूमिकाएं। मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रबंधक विचारक प्रोफेसर हेनरी मिंट्ज़बर्ग ने प्रबंधकों की क्रियाओं का अध्ययन करके बताया कि प्रत्येक कार्य पर दिया जाने वाला समय प्रबंधकीय स्तर के साथ साथ बदलता रहता है। प्रबंधकीय भूमिका। प्रबंध के व्यवहार एवं व्यवहारों के समूह हैं तथा कार्य व क्रियाओं के समूह से है जिसकी अपेक्षा समाज व संगठन उससे करता है और उसके अनुरूप प्रबंधक उनसे व्यवहार करता है या भूमिका निभाता है। मिंट्ज़बर्ग का शोध अध्ययन निम्न मान्यताओं पर आधारित था। प्रबंधकों को संस्था में उच्च पद, स्थिति और अधिकार सत्ता प्राप्त होती है। यह अधिकार शक्ति एवं उच्च पद स्थिति उन्हें अपने अधीनस्थों व सहकर्मियों के साथ लोक व्यवहार के कारण अंतःव्यक्तिक संबंध निर्माण में सहायता करती है। प्रबंधकों की संस्था में उच्च पद, स्थिति एवं अधीनस्थों से अंतर्व्यक्तिक संबंध संगठन व लोक व्यवहार में प्रबंधकों की कई भूमिकाएं उत्पन्न करता है। मिंट्ज़बर्ग ने प्रबंधकीय भूमिकाओं को 3 भागों में विभक्त किया है जो निम्न हैं। अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं। प्रबंधक अपनी औपचारिक सत्ता, पद एवं स्थिति के कारण प्रबंधक विभिन्न प्रकार की अंतःव्यक्तिक भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं जो निम्न हैं। संस्था अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष अपनी संस्था का अध्यक्ष होने के नाते प्रबंधक विभिन्न वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा समारोह आदि की अध्यक्षता करते हैं। नेता। नेता की भूमिका में प्रबंधक अपने अधीनस्थों से संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करते हैं। संपर्क अधिकारी। प्रबंधक अपने संगठन एवं बाह्य पक्षों तथा विभिन्न विभागों व संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका भी निभाते हैं। सूचनात्मक भूमिकाएं। इन भूमिकाओं में प्रबंधक विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों व ज्ञान का संग्रहण एवं वितरण करते हैं। इस प्रकार वे संगठन के स्नायु केंद्र माने जाते हैं। इससे संबंधित उनकी 3 भूमिकाएं होती है। प्रबोधक। प्रबोधक भूमिका में प्रबंधक नियोजन, निर्णयन व अन्य प्रबंधकीय कार्यों के लिए अपने अधिकारियों, अधीनस्थों, सह प्रबंधकों तथा अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करता है। प्रसारक। इस भूमिका में प्रबंधक एकत्रित सूचनाओं का उपयोगिता व आवश्यकताओं के अनुसार अपने अधीनस्थों व संबंधित इकाइयों को वितरित एवं प्रसारित करता है। प्रवक्ता। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में बाह्य पक्षकारों, ग्राहकों, सरकार, समुदाय, संस्थाओं आदि को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं संचार माध्यम से प्रेषित करता है। निर्णयात्मक भूमिकाएं। यह प्रबंधकों की व्यूह रचना निर्माण करने संबंधी भूमिका होती है। ये 4 प्रकार की है। उद्यमी। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाओं, अवसरों व खतरों का पता लगाता है तथा उनके अनुरूप परिवर्तनों, सुधारों व नव प्रवर्तनों को लागू करता है। उपद्रव निवारक। अपने संगठन में होने वाले दिन प्रतिदिन के झगड़ों, उपद्रवों, उत्पात, मनमुटावों, संघर्षों, अशांतियों को दूर करता है। वह हड़ताल, अनुबंध खंडन, कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की शिकायतों व कठिनाइयों पर विचार कर निर्णय लेने के लिए कार्य करते हैं। संसाधन वितरक। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के संसाधनों को कब, क्यों, किसके लिए खर्च करने संबंधी निर्णय लेता है। वार्ताकार। प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों, विभिन्न समूहों जैसे श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार व अन्य एजेंसियों के साथ समझौते संबंधी वार्ताएं करके संगठन को लाभान्वित करता है। प्रबंधकीय पदानुक्रम। वे प्रबंध स्तर जो विभिन्न प्रबंधकों के बीच आदेश या संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण करते हैं तथा उनके बीच लंबवत संबंधों को बतलाते हैं, उन्हें ही
पदानुक्रम कहते हैं। ये संस्था के आकार, नियोक्ताओं के दर्शन, संगठन की विशेषताएं व सीमाएं, प्रबंधकों की क्षमताएं, अधिकारों के केंद्रीयकरण या विकेंद्रीयकरण की नीति पर निर्भर करता है। इन्हें 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। उच्च स्तरीय प्रबंध सामान्यतः उच्च या शीर्ष पदों पर क्रियाशील प्रबंधकों का समूह है उच्च स्तरीय या उच्च प्रबंध कहलाता है। लुइस ए एलन के अनुसार उच्च प्रबंध नीति निर्धारक समूह हैं जो कंपनी की समस्त क्रियाओं के निर्देशन एवं सफलता के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल, अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक आदि आते हैं। मुख्य कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य संस्था की नीतियों का निर्धारण करना है ताकि संगठन का कुशल संचालन किया जा सके। लिविंगस्टन के अनुसार उच्च स्तरीय प्रबंध के 3 मुख्य कार्य हैं: निर्णयात्मक कार्य, मंशा जानना, न्याय संबंधी कार्य। इसके सहायक कार्यों में उपक्रम के उद्देश्यों को निश्चित करना, नीतियों की व्याख्या करना, आवश्यक आदेश निर्देश प्रसारित करना, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना, उपक्रम में दीर्घकालीन स्थायित्व लाना, बजट का अनुमोदन करना, योजनाओं व परिणामों की जांच करना, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन करना, उपक्रम की संपत्तियों की सुरक्षा करना आदि शामिल है। मध्य स्तरीय प्रबंध मध्य स्तरीय प्रबंध का आशय उस स्तर से है जो उच्च एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य होता है। मेरी कुसिंग नाइल्स के अनुसार मध्य स्तरीय प्रबंध अपने अधीनस्थों के प्रयासों से नीतियों को क्रियान्वित कराते हैं। वे आदेश, निर्देश एवं परामर्श नीचे की ओर प्रेषित करते हैं और सुझाव, निवेदन तथा शिकायतें ऊपर की ओर प्रेषित करते हैं। इनमें मंडल प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक, विपणन वितरण एवं कार्मिक प्रबंधक आदि तथा क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं। इसके मुख्य कार्य मध्य स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्रियात्मक या परिचालन प्रबंध तथा उच्च वर्गीय प्रबंधकों के मध्य समन्वय स्थापित करना होता है तथा सहायक कार्यों में नीतियों की व्याख्या करना, कार्य संचालन हेतु निर्देश देना, दैनिक कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन, क्रियात्मक कार्यों के संबंध में निर्णय लेना, परिचालन कर्मचारियों को प्रेरित करना, पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को प्रशिक्षण देना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, विवादों का निपटारा करना, शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रयत्न करना। निम्न स्तरीय प्रबंध प्रथम पंक्ति इसे प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षीय प्रबंध या निम्न स्तरीय प्रबंध भी कहते हैं। R.C. डेविस के अनुसार पर्यवेक्षीय प्रबंध से आशय नेतृत्व करने वाले उन प्रबंधकों से है जिनका मुख्य कार्य संचालन कर्मचारियों का व्यक्तिगत निरीक्षण एवं निर्देश करना है। इनका कार्य दैनिक कार्यों के निष्पादन से संबंधित एवं तकनीकी प्रकृति का होता है। इसमें शाखा प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, कार्यालय अधीक्षक, मुख्य लिपिक, लेखाकार, निरीक्षक, फॉरमैन, खंड प्रभारी एवं पारिपर्यवेक्षक आदि सम्मिलित है। इनका मुख्य कार्य योजनाओं अनुसार कार्यों में समन्वय स्थापित करना, पर्यवेक्षकों तथा श्रमिकों की समस्याओं का निवारण करना आदि है। सहायक कार्यों में संचालकीय योजनाएं बनाना, कार्यों का निरीक्षण करना, कार्यों की समीक्षा करना, श्रमिकों को कार्यभार सौंपना, अधिकारियों से संपर्क रखना, दैनिक कार्यों के प्रवाह पर नियंत्रण करना, कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, उच्च स्तरीय एवं मध्य स्तरीय प्रबंध के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम इस प्रकार से इनके बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। दोनों में अर्थ के आधार पर हम अंतर स्पष्ट करें तो उच्च स्तरीय प्रबंध में उच्च या शीर्ष पदों पर क्रियाशील प्रबंधकों के समूह है उच्च स्तरीय प्रबंध कहलाता है, जबकि विभिन्न विभागों के अध्यक्ष एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य स्तर पर कार्यरत समूह है मध्य स्तरीय प्रबंध कहलाता है। अधिकारीकरण के आधार पर इनमें उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल, प्रबंधक, संचालक, महाप्रबंधक, मुख्य अधिकारी आदि आते हैं, जबकि मध्य स्तरीय प्रबंध में इसमें मंडल प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक तथा क्षेत्रीय प्रबंधक आदि आते हैं। कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य संस्था की नीतियों का निर्धारण करना होता है, जबकि मध्य स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्रियात्मक प्रबंधक तथा उच्च वर्गीय प्रबंधकों के मध्य समन्वय स्थापित करना होता है। ये अपना दूसरा पार्ट है, इसके सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं।
अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी देने का श्रम करेंगे। धन्यवाद।